तो इसका हम क्वेश्चन जो है पहला स्टार्ट करते हैं. As we discussed that there are so many techniques of investment appraisal. The first one which we have discussed, that was ARR, which will also be known as average rate of return. और ARR के बाद जो है वो हमने पढ़ा था payback period, और उसके बाद हम आज बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की, और हम बात करेंगे इन तीन चीजों के बारे में. सबसे पहले देखें, अगर मैंने निकालना है ARR, बेटा उसका फॉर्मूला हमारा होता है जी, मैं लिख लेता हूँ पहले, सवाल में बता रहा हूँ मैं. आपका ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, सेम एज वी यूज्ड टू डिस्कस, और मल्टीप्लाइड बाय 100. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? पिछले जो भी आपको सवाल दिया है उसमें जो पिछले प्रॉफिट है उसको अगर आप एवरेज कर लें तो आपका एवरेज प्रॉफिट वो कहलाता है. हम इस क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो कितना आता है. तो सबसे पहले कैश फ्लोज निकालने, 1,36,000 कितना आ जाएगा? इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज 64,000. उसके बाद दूसरे का आ जाएगा 132,000 माइनस 50,000, 82,000. फिर आपका आ जाएगा 160,000 माइनस 68,000, 92,000, और 92,000 माइनस 52,000, 42,000. इसका टोटल कर लेंगे आप, इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे. कितने आते हैं जी? 80,000. अब हमने क्या निकालना है? हमने कैश फ्लोज निकालनी है. हमारा फॉर्मूला होता है टोटल कैश फ्लोज में से हम टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देते हैं ARR निकालने के. तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, टोटल कैश फ्लोज माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो हमारे कितने हैं? 4 हैं. एवरेज प्रॉफिट की हम बात करते हैं. एवरेज प्रॉफिट सॉरी कैश फ्लोज हमारे टोटल 2,80,000 की, माइनस टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2,20,000. क्योंकि डिवाइड बाय 4 आप करेंगे ना, वहां तो डिवाइड बाय 4 करने से 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी. उसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन भी 2,20,000 ही है. 2,80,000 में से माइनस कर देंगे हम माइनस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000. अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है? 2,20,000. 2,20,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 10,000 आ जाएगा. 15,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 100 आपका आ जाएगा 13.6% हमारा आ जाएगा ARR. ARR हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 13.6%. और ये कट ऑफ रेट से अगर ज्यादा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कम है तो उसको हम चेक कर देंगे. ये काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला, और ये प्रॉफिट बेस्ड, प्रॉफिट के जरिए इसको हमने सॉल्व किया. 13.6 रिटर्न आपको मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं. ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न है. If you invest in this project for 4 years, you will get a return of 13.6%. आज जो हमने मेथड पढ़ने हैं वो पे बैक पीरियड मेथड भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से एक दफा रिवाइज करने के लिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो पे बैक पीरियड में क्या होता है? जो कैश फ्लोज आपके निकले हैं, ये कैश फ्लो लिखे हुए सारे, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बेटा? इसके क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज. ठीक है जी, ये हमारे क्या लिखे हुए बेटा? कैश फ्लोज. ये जो रेड में लिखे हुए हैं ना, ये कैश फ्लोज ही. ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का मतलब है कि आप कैश फ्लोज को कंबाइन करते जा रहे हैं. तो जो पहला आपके पास कैश फ्लो है वो आपका, पहला जो कैश आउटफ्लो है आपका ईयर 0 के अंदर, उसको मैं पहले यूज करूंगा. पेबैक पीरियड होता क्या है आपका? पेबैक पीरियड का मतलब ये है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ईयर 0 में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए यानी आपका आउटफ्लो होगा कितना? 2,20,000. उसके बाद हम क्या निकालेंगे?
ये आपकी, सॉरी मैंने उसी से कर लिया ना आगे यार, मैंने कहा टाइम बचाने आगे चलना है ना, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में पहला नेगेटिव ही आ जाएगा आपका, यानी कैश फ्लो को कंबाइन कर रहा हूँ 2,20,000, उसमें 64,000 माइनस करें तो नेगेटिव कितना रह जाएगा आपका 1,156,000, 156 में से 82,000 माइनस करें तो कितना रह जाएगा 74,000। ये क्या हो रहा है बेसिकली 2,20,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 4 सालों में, इट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे ये बता। तो 2,20,000 पहले साल 2,20,000 में से 64,000 हमें रिटर्न मिल गया है प्रोजेक्ट से, फिर 82,000 मिला है, तो आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमें कवर करनी थी वो 74,000 रह गई। उसके बाद जब आपका कैश फ्लो जो है वो आपकी रिमेनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए, हम अपने क्वेश्चन को वहां पे क्या कर देते हैं स्टॉप। तो अब देखें आपके कितने साल हैं, 2 इयर्स, 2 इयर्स है ना पूरे, 2 इयर्स तो हो चुके हैं, प्लस इसमें करेंगे आप 74,000 डिवाइडेड बाय 92,000 मल्टीप्लाइड बाय मंथ, आपके आ जाएंगे 12 महीने। इसका मतलब ये है कि 92,000 आपको ईयर 3 में रिटर्न मिल रहा है, और 74,000 जो आपको मिलना है रिटर्न वो तीसरे साल में 8वें 9वें महीने में मिल जाएगा, क्योंकि उससे कम है। वो मैंने निकालने के लिए 2 इयर्स प्लस 74,000 डिवाइडेड बाय 92,000 टू 12 किया है, तो आपका पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा 2 इयर्स एंड 10 मंथ्स। डेज में बिल्कुल लेके जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डेज में कहा हो तो डेज में लेके जाएंगे, वरना मंथ्स में रखते हैं। नहीं जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तो जब देखिए कहा हो क्वेश्चन में कि डेज में निकालें, फिर 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप, बस 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो डेज में चले जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे जरूरत नहीं है, मैं जिस तरह बताया उसी तरीके से आप करेंगे। हाँ जी, टोटल डेज बताएगा, नहीं जरूरत, वो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि आप देंगे ईयर्स और 9 मंथ्स, ईयर्स और 212 दिन, नहीं 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 नहीं, हाँ अच्छा जी आगे देखते हैं जी। अब हम नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, अब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी 8% है, तो हम बात करेंगे किसकी आज। सबसे पहले इसको मैं मिटाने लगा हूँ यहाँ से, कि हमने पता चल गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम बात करने लगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारा ये क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमारा क्या होता है ये बताता है कि जी $1, $1 इन हैंड वर्थ मोर देन इफ इट इज रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। आज जो आपके हाथ में $1 है वो उसकी वर्थ ज्यादा है अगर वही $1 आपको रिसीव हो कब, 1 साल के बाद। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कल भी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि टाइम के साथ आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो कम होना शुरू करती है, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसके इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग में हम मार्केट प्राइसेस को तो लेते नहीं ना यार, मार्केट प्राइसेस को हम इग्नोर कर देते हैं ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं किसी भी चीज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि योर $1 इन हैंड टुडे worth more than if it is going to receive after 1 year or after 2 years। अगर आज $1 आपको मिलता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं बेटा, आपका हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू आज की डेट में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इफ इट इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, आज तो आप उस $1 को इस्तेमाल किसी सूरत भी नहीं कर सकते अगर वो एक साथ बाद मिलेगा। एक कंजम्पशन पर्सपेक्टिव है जिसके लिए हम वैल्यू देते हैं $1 को आज की डेट में जब मिल जाती है, क्योंकि हम उसे खर्च कर सकते हैं, हम अपने बेनिफिट के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि आपका सेविंग पर्सपेक्टिव। सेविंग पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, अपने लिए सेव कर सकते हैं, फ्यूचर में आप इस पैसे को किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं, वो भी कंजम्पशन के लिए होगा लेकिन सेव भी कर सकते हैं आप।
फिर आपका आता है जी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि आप $1 को आज अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा उससे आपको रिटर्न मिलेगा पूरे 1 साल। जो रिटर्न आपको फोरगो करना पड़ेगा अगर आपको यही $1 मिलेगा 1 साल के बाद, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रही है साथ में, और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिले हो रही है पूरे 1 साल के लिए। तो 3 रीजन हैं जिसकी वजह से हम ये कंसिडर करते हैं कि $1 आज अगर आपके हाथ में हो तो उसकी वैल्यू वर्थ कहीं ज्यादा है अगर वो रिसीव होता है आफ्टर 1 ईयर। तो उसकी रीजन क्या है? कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से खर्च कर सकते हैं, सेविंग है, और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी इसमें आता है। अब बात करते हैं आगे मजीद टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 2 चीजों से मिलके बनती है। एक होती है बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और एक होती है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट। आगे यूज होंगे जी जी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे आसान नाम जो है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट ना करते, उसका मतलब है आप वो पैसा किसी और जगह इस्तेमाल करते, तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने फोरगो किया है वो लॉस तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इनकम जनरेट होनी थी वहां से वो जाया हो गई आपकी। दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उतनी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में कैपिटल लगाने से आपको पड़ रही है। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मिसाल के तौर पे मैं 1 लाख रुपया प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, आज मशीनरी खरीदता हूँ और उससे मैं आगे यूनिट बना के सेल करना चाहता हूँ। मशीनरी जो है वो यूनिट बनाती है, प्रोड्यूस करती है। वही 1 लाख रुपया अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करवा दूँ तो उस पर मुझे हर महीने 1,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट, या 100 रुपया आना शुरू हो जाएगा। 1,000 के करीब ही आजकल, तो तकरीबन आजकल 1 लाख का 1,000 के करीब ज्यादा ही है, 1,000 से ज्यादा ही है। हाँ जी, लेकिन वो टैक्स डिडक्शन भी होती है ना उस पर 15% के करीब, तो कम ही मिलता है थोड़ा सा, यानी 15% तो मिल ही जाता है। तो 1,000 रुपया मुझे आना शुरू हो जाएगा। अब जब मैंने पैसे बैंक में नहीं रखवाए तो उसका मतलब है मैंने पैसे लगा दिए इसमें प्रोजेक्ट के अंदर, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी यानी वो जो बेनिफिट था 1,000 रुपया जो रिसीव होना था मुझे, वो मैंने फॉरगो कर दिया। तो वो मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। दूसरा, वो तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न तो हम काउंट फॉर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उस रिटर्न से आपको 1,000 रुपया माइनस भी तो करना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपया आपके हाथ से जाया भी हो रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पड़ रही है, और आपको 10,000 रुपये मिल भी रहे हैं। एक्चुअली आपको कितना रिसीव हुआ? 9,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपया जो 1 साल बाद आपको रिसीव होता है वो आज की डेट में 10,000 असल में नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से वो असल में कट करके 9,000 बन जाए। और देखिए, आप जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है, कोई नई मशीनरी जो जल्दी यूनिट बना देती है, फास्ट पे क्वालिटी यूनिट बनाती है, वो आप मशीनरी खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से है? या तो आप पैसा खुद लगाएंगे, या फिर पैसा खुद नहीं है आपके पास, तो बेसिकली आप लोन लेंगे। जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको उस 10 लाख पे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अभी मैंने जो बताई थी पिछले वाली वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इक्विटी जो आपने अपना माल था वो लगा दिया आपने सरमाया कारोबार में, तो जो आप किसी और जगह लगा के बेनिफिट ले सकते थे वो आपने जाया कर दिया। दूसरा पैटर्न क्या कि आपके पास खुद पैसे हैं ही नहीं, तो आपने बैंक से लोन उठाया और पैसे प्रोजेक्ट में लगा दिए। अब उस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आपको मिल रहा है, फर्ज कर ले 10,000 रुपया, उसमें से आपको जो इंटरेस्ट पे करना है हर साल बैंक को, पैसे आपको कम करने पड़ेंगे, वो भी आप पे कर रहे हैं, वो भी आपके प्रोजेक्ट की वजह से ही आपको पे करना होगा, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वजह से ही पे करना होगा, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। पहली तो बात ये है कि हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसका फ्यूचर प्रॉफिट या रिटर्न कॉन्सेप्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी सूरत में कतई कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हम फ्यूचर प्रोडिक्शन की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट है, हम कर ही बात फ्यूचर के लिए साथ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो है ही ये कि फ्यूचर में जो पैसे आपको मिलने हैं वो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी बेस पर हमने डिसीजन लेना है
हम ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, प्रोजेक्ट को परस्यू करें या ना करें, ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पर ही हम ये बात, इसलिए तो टेक्निक्स ज्यादा यूज कर लेते हैं हम पेबैक पीरियड भी यूज कर लेते हैं, ARR भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, NPV भी यूज कर लेते हैं, ताकि हमें 2-3 तरीकों से ये कंफर्म हो जाए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से चल रहा है या इसमें पैसे लगाने से नुकसान कम से कम नहीं होता। डेफिनेटली आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक यूज करते हैं तो उसका जो आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट जो रिटर्न है वो एक्जैक्टली वो नहीं होगा जो आपने एक्सपेक्टेड फिजिबिलिटी बनाई है, लेकिन उसके करीब करीब होगा। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने पैसे लगाने हैं तो आपको रिटर्न कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस किस टाइम पे मिलेगा, ये भी तो पता चलता है ना। 1 साल बाद कितना, 2 साल बाद मिलेगा, क्योंकि आप ये खुद एक्सपेक्ट करके सारी चीजों को असेस करके ये सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा खुद से। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्ज कर लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो यहाँ पर कितनी है, 10%। 10% का मतलब कितना होता है बेटा, 10/100, 10/100 का मतलब कितना होता है, 1/10 है ना। अगर आपको 1 साल बाद 10,000 रुपया मिलता है, असल में आपको पैसे कितने मिलते हैं आज की डेट में, वो पैसे कितने हैं, कितने होंगे वो, 9,000। कैसे निकाला मैंने, 10,000 का 1/10 निकाला, क्योंकि 10% मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ रही है, 10% मुझे कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रहा है, क्योंकि जो 1 साल कैसी बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट तब पड़ेगा जब 1 साल आप लोन का पैसा इस्तेमाल कर चुके होंगे। रिटर्न भी जो है वो 1 साल बाद ही आना है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर कभी भी रिटर्न पैसे साथ लगाते नहीं आता, 1 साल बाद रिटर्न आना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर 5 सालों में रिटर्न आपका कंप्लीट होता है जो आपको पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल बाद जब आपको 10,000 रुपया मिलेगा तो याद रखिएगा उस पर आपको 1 साल का इंटरेस्ट भी पड़ गया हुआ जो आपको पे करना। आज की डेट में वो पैसे 10,000 नहीं, वो 9,000 है, की वैल्यू कम हो जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से, क्योंकि वो पैसा आपने लोन लेके इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, इसे डिस्काउंट फैक्टर भी। डिस्काउंट फैक्टर का मतलब क्या है कि अनस आपने फ्यूचर में आने वाले पैसे, मिलने वाले पैसे जो 10,000 थे उसको क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है, वैल्यू को कम कर लिया। तो मैंने असल में 10,000 की वैल्यू को 1/10 करके कम कर दिया है और उसको 9,000 बना। तो डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी, क्योंकि जो पैसे 1 साल बाद मिलने हैं वो आज की डेट में 10,000 की वैल्यू नहीं है उनकी, कम है वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से। देखते हैं जी आगे, एग्जांपल इसकी देखते हैं, बड़ी अच्छी सी। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है, भूल भी किया तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे आपके घर में भी छोटे बहन में हो तो देख लीजिएगा, D1 की बुक में या 7वीं की बुक में, 36 क्लास की बुक में, I = PRT इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम से मल्टीप्लाई करें तो I = PRT कहते हैं। लेकिन हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम पढ़े फॉर्मूला किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको जरा देखते हैं, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ इसका सवालों से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, इसका सिर्फ ताल्लुक इससे है कॉन्सेप्ट, ये करते क्यों। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, A = P 1+, मैं आई यूज कर रहा हूँ, बच्चों को आई आसान लगता है, और इसकी पावर जो है वो हम क्या ले लेते हैं जी, n, स्मॉल n। A = P 1+i की पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ए क्या होता है जी, बता रहा हूँ, ए क्या है, सब समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं। ए क्या है जी, टोटल अमाउंट। पी क्या होती है आपकी जी, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो आपने फर्स्ट टाइम लगाई जी। उसके बाद क्या होता है जी, आई है आपका, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या होता है आपका, टाइम। एन का मतलब टाइम है, या नंबर ऑफ ईयर्स भी कह सकते हैं आप, कितने सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है। सर बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, अभी मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कितना आसान है। आपने इन्वेस्टमेंट की, बैंक में पैसे डिपॉजिट, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो इन्वेस्टमेंट ही है। आपको बैंक कहते हैं कि हमने कितने पैसे जमा कराए, 10,000, बैंक कहता है कि 1 साल के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट, 10%। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की वो 10,000 है, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, 1,000
10% तो निकालते हैं जी। 10,000 का एक साल बाद मुझे मिलेगा 10%, कितना आ जाएगा 1,000। तो टोटल अमाउंट मुझे कितनी मिलेगी आफ्टर 1 ईयर, 10,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू 11,000, राइट। 10,000 पे 10% इंटरेस्ट मिला, एक साल के बाद मेरे पैसे कितने हो जाएंगे 11,000। अगले साल मैंने पैसे बैंक से निकलवाए नहीं, बल्कि पैसे बैंक में ही रखे और कहा कि हम एक साल पैसा और इन्वेस्ट करें। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटा, अब 11,000 पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करके अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा या चार्ज होगा। 10,000 पर इंटरेस्ट 10% मिला 1,000, अगले साल 1,000 रुपया और भी तो बढ़ गया ना आपका, तो अब 11,000 रुपये बैंक आपको इंटरेस्ट देगा क्योंकि 1,000 आपके अमाउंट में इजाफा होगा। अब ये नकाश कहता है सर अगर हम निकलवा लें फिर तो सिनेरियो बदल जाएगा, ठीक है, वो तो फिर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं अब 11,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट देगा, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीपल इफेक्ट। मल्टीपल इफेक्ट किस तरह हो रहा है कि 10,000 आपका 11 हो गया, 11,000 रुपये आपको इंटरेस्ट, आपको मल्टीपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 10,000 पर भी कितने परसेंट मिलेगा जी आपको, 10% कितना आ जाएगा 1100। अब आपके पैसे कितने हो जाएंगे बेटा, देखें 11,000 प्लस 1100 जी 12,100। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर के अंदर फिर आपने 12,100 इन्वेस्ट किया 10% इंटरेस्ट के साथ, इस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ये आ जाएगा 1210, राइट। और जब आप इसको देखते हैं 12,100 में प्लस करते हैं आप कितना 1210, कितना आ जाएगा आपका, नहीं इजी होके बताएं, 13, हाँ 13310 आपका ये निकल आएगा। इसी प्रोसीजर को मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे 5 साल बाद अगर आज मैं पैसा लगाऊं 10,000 बैंक में पैसे डिपॉजिट कराऊं 10,000, तो 5 साल बाद मेरे पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितने बन जाएंगे या बैंक मुझे कितने पैसे देगा 5 साल के बाद। उसका फॉर्मूला ये है जी, ए विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो मिलेगी, पी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बेटा 10,000, 1 प्लस आई का इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 10%, 10% कितना बनता है बेटा 0.1, 10% कितना बनता है 10/100, 0.1, 0.1 की पावर n, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5 साल। करें इसको सॉल्व, ये कैसे आ जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे देखें ये जो हट बनी हुई है ना, ये साइन आपको कैलकुलेटर पे नजर आएगा, तो निकाल के दिखाई मुझे 1.1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आता है आंसर, 1.1 हट दबा के 5 करेंगे और फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा 16105। यानी अगर आप आज 10,000 का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ 16,105 मिलेगा। चलें ऐसा करते हैं 3 साल का कर लेते हैं कि 3 साल बाद कितना मिलेगा, तो ना 3 साल बाद वैसे कितना मिलेगा 13310 आना चाहिए आंसर। लेट्स सी हमारा आंसर 13310 आता है कि नहीं आता। 10,000 और 1 प्लस 1.1 की पावर हो जाएगी 3, इसको आप सॉल्व करें बेटा, पहले 1.1 की पावर 3 लेंगे, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13310। हाँ जी ठीक है वो हमें नहीं पता हुआ माशाल्लाह जी, 13310 हमारा आ गया। तो ये हम ये देख रहे हैं कि अगर हम आज की डेट में 10,000 लगाते हैं 10% इंटरेस्ट के साथ, तो वो 10,000 रुपया 3 सालों बाद आपको कितना मिलेगा 13310, 2 साल बाद कितना मिलेगा 12,100, 5 साल बाद कितना मिलेगा 16,105 और 1 साल बाद कितना मिलेगा 11,000। ठीक है जी, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मुझे 3 साल बाद ये पता चले कि हाशिर मुझे 3 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैं करने जा रहा हूं उस पर मुझे रिटर्न मिलेगा कितना 13310 पैसे मिलेंगे मुझे 3 साल बाद, तो आज की डेट में उसकी अमाउंट कितनी है, दैट इज नोन एज कि हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फार्मूला इसी फार्मूले से अगर मैं डेवलप करता हूं तो देखें क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए ओवर, ये जो आपका फैक्टर है इसे डिस्काउंट फैक्टर ही बोलते हैं, जो मैं लिख रहा हूं इसी को डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, 1 प्लस 0.1
की पावर n, यही बनेगा ना आपका फॉर्मूला, e ओवर a ओवर 1 प्लस 1 की पावर पॉइंट। अब देखते हैं कि हम आज कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि 3 साल बाद आपको कितने पैसे मिले। 13310 पुट करता हूँ वैल्यू, 13310 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1.1 की पावर 3 जी। सॉल्व करें इसको, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आती है आपकी, 10,000। ठीक है, ये क्या हुआ है, इसी को हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि आज की डेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हमने फॉलो किया है ये देखने के लिए कि अगर मुझे 3 साल बाद 13,310 मिलते हैं तो आज की डेट में मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे 13,310 मिल जाए 3 साल के बाद। इसी तरह अगर वो कहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी जी, देखें हम आज की डेट में कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि आपको 3 साल बाद कितने पैसे मिल रहे हैं, 13310। इसकी एग्जाम्पल और दे देते हैं। मुझे पता चलता है कि 2 साल बाद मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से मुझे कितने पैसे आ रहे हैं 2 साल बाद, 12,100। आज मैं कितने पैसे लगाऊं कि 2 साल बाद मुझे 12,100 मिल जाए, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। उसका फॉर्मूला मेरा क्या होगा, मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ, मुझे पैसे कितने मिलेंगे 2 साल बाद, 12,100 ए ओवर 1.1, जिसमें इंटरेस्ट आपका जो है वो 10% है, की पावर 2। इसको सॉल्व करें तो आपके पास पी जो है वो कितना आ जाएगा, 10,000 ही आपका आ जाएगा। ये इसी प्रोसीजर को जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर 2 साल बाद जो पैसे आपको मिल रहे हैं 13,310, वो आज की डेट में पैसे कितने हैं, तो वो असल में 10,000 है। 2 साल बाद अगर पैसे आपको मिलते हैं 12,100, तो वो आज की डेट में कितनी है, वो आपके 10,000 है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इस फार्मूले को, इस लॉजिक को किस बेसिस पर कवर करते हैं, किस बेसिस पर अप्लाई करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से अगर आपको 12,000 पैसे रुपए मिल रहे हैं आज की इन्वेस्ट करने से 2 साल बाद, तो आज की डेट में वो वैल्यू उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मुझे इनकर करनी पड़ रही है, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। अगर मैं किसी और जगह लगाता तो मुझे वहां से जो रिटर्न आ रहा है वो कट गया। उसके अलावा क्या है, अगर मैं बैंक लोन लेके पैसे लगाता, जो इंटरेस्ट मुझे पड़ रहा है वो मेरा क्या हो रहा है, कट जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो हमारा जो फैक्टर बन रहा है ना, वो हमारा अगर आप 10% लेते हैं तो फैक्टर हमारा क्या बनेगा, करें जरा इसको सॉल्व। 1/10% कितना होगा बेटा, 0.1। देखिए कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/0.1। 1/0.1 कितना आएगा, नहीं सॉरी यार 1/1.1 ये आ गया, ये आ जाएगा 0.909। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर $1 आपको 1 साल बाद मिलता है तो आज उसकी वैल्यू 10% कम हो गई है, वो आज 90.9% के पास, उसकी एक्चुअल वैल्यू का वो 90.9%, 0.909 है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में 90%। इसी तरह अगर $1 हमें मिले कब, 2 साल के बाद, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1/1.1 की पावर 2। ये कितना आ जाएगा आपका, 0.876। चेक करें मैं गलत कर रहा हूँ, 0.835 है। जी जी 0.826, ठीक है। इसी तरह $1 आपको मिले कब, 3 साल के बाद, आज की डेट में उसकी वैल्यू जो है 0.751। ये मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है $1 1 साल बाद मिलना है तो आज उसकी वैल्यू 90% पर है। अगर $1 आपको मिलना है 2 साल बाद तो आज उसकी वैल्यू 82% पे रहेगी। और $1 अगर आपको 3 साल बाद मिलेगा तो उसकी वैल्यू 75% है आज की डेट, उसकी बर्थ के। वो 3 साल बाद जो पैसा मिलना है उस पर आपने जो पैसा लगाया था उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको पड़ रही है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ये जो डिस्काउंट फैक्टर मैंने उठाया है ना 10% का,
ये मैंने इसी फार्मूले से लिया, और इस फार्मूले में ये जो हिस्सा है आपका बेटा, ये डिस्काउंट फैक्टर का हिस्सा ही है ना, 1+0.1 की जो पावर n मैंने लिया है, डिस्काउंट फैक्टर का हिस्सा है, और ए जो मैंने लिया है वो अमाउंट है जो फ्यूचर में आपको मिलनी है। तो नकाश फ्यूचर में भी हम कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं, 1, ये मैंने जूम की। कोई भी अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलनी हो, उसको आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू उसकी डिस्काउंट फैक्टर के साथ कम होती जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में 10% नॉर्मली दी होती है, लेकिन ये 8% भी हो सकती है, 7% भी हो सकती है, जैसे कि आजकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, 18% के करीब है हमारे जो ले रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर के नाम से भी दी हो सकती है। हाँ, 3% क्वेश्चन में दिया होता है, डिस्काउंट फैक्टर आपको क्वेश्चन में पहले से दिया होता है कि ये डिस्काउंट फैक्टर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि हम इस सवाल में देखते हैं, तो फॉलोइंग डिस्काउंट फैक्टर आर गिवन 8% और 12%, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो ये पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर, 1 साल बाद आपको उस पैसे पर 8% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, रिटर्न के अलावा आपका पैसा डिक्रीज कर जाए 8% के हिसाब से। तो उसके 8% के हमें डिस्काउंट फैक्टर ऑलरेडी दिए हुए, आप कैश फ्लो कितने निकले थे हमारे, तो फॉर्मूला लिख लें आप। हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या होता है, देखते हैं हम इसको। क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज माइनस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं आप, माइनस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं आप, और माइनस आप एक और चीज भी लिख सकते हैं, क्या बना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये भी लिख सकते हैं। वरना सिंपल इसमें से आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बच्चे ने मुझसे सवाल किया, मैं बताता हूँ आपको। इसका ये तरीका है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने। नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट में आपके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनकी आज की डेट में कितनी वैल्यू है, यदि वो रिटर्न है आपका आज की डेट में, माइनस जो आज आप इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, क्योंकि आउट कैश आउटफ्लो की तो निकाश वैल्यू आज की डेट में वही है जो प्रेजेंट है, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू ही पास्ट वैल्यू है ना, क्योंकि हम पे आज ही कर रहे हैं, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। आज की वैल्यू जो हम उसमें से माइनस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारे हाथ से जा रही है वो हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ आज, पैसे कब गए मेरे हाथ से, आज गए, लेकिन उसमें पैसे मुझे वापस जो रिटर्न मिल रहा है प्रोजेक्ट में लगाने से वो कब मिल रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो जो रिटर्न मिल रहा है साल, उसकी वैल्यू आज की डेट में वो नहीं है और कम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि आउटफ्लो की वैल्यू तो आज की डेट में भी वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो आज ही पे कर, या माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको देखते हैं जी, कैश फ्लोज क्या निकले थे हमारे, बताएं नेट कैश फ्लोज। ये कैश फ्लो टेक्निक है आपकी, अगर इसमें आप कैश फ्लोज लेते हैं, प्रॉफिट नहीं लेते जी। जी बिल्कुल वही लेंगे, बेटा डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे तो लेंगे ना। मैं लिखूंगा डिस्काउंट नहीं लूंगा, मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू एट द रेट ऑफ कितने बेटा, 8%। 8% है ना आपका, तो आपका डिस्काउंट फैक्टर है वो 8%। मुझे बताया ना कैश फ्लोज क्या निकले थे। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था इसमें आ गया था, फिर आ गया था, इसलिए आइडिया होना जरूरी है। नहीं वो इतना मुश्किल वाला नहीं आया था, वो 10% आया था, 10% वाला आया था, इसलिए मैंने 10% के हिसाब से थोड़ा बता भी दिया है। देखें पहले सर आपका क्या हो रहा है बेटा, कैश आउटफ्लो हो रहा है और आपका डिस्काउंट फैक्टर जो है वो 1 है। क्यों सर? क्योंकि 2,20,000 जो आप पे कर रहे हैं आज की डेट में, उसकी वैल्यू $1 के हिसाब से आज की डेट में उतनी ही है, इसलिए कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि आज की डेट में उसकी वैल्यू उतनी है जितनी आपके हाथ से पैसे ला रहे हैं। ओके हो गया? अब ईयर 1 में नेट कैश फ्लो कितना है? 64,000 था। हाँ, तो आगे जी, ये तो अगले भी देख लो ना। 82,000, 92,000, 42,000। इसको हम इन फ्यूचर कैश फ्लोज को, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट फैक्टर के साथ आपको मल्टीप्लाई करने का, और वो 8% कितना है? 0.926, 0.857, 0.794 लिख लूंगा यहाँ पे, 0.926, 0.857, 0.794, फोर्थ ईयर में कितना है? 0.735, बताता हूँ, 0.735 मल्टीप्लाई करते हैं इसको यार, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी एट द रेट ऑफ 8%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 एट द रेट ऑफ 8%। ठीक, 59264 आगे, 0.857, 70274 आगे, 7 जी, उसके बाद 30870। अब ये पॉजिटिव वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे, नेगेटिव उसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपका आंसर 0 से ज्यादा आ रहा हो तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सारी बात है, अगर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है ये आपको बेनिफिट हो रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं। 260, उसमें माइनस करो ना 2,20,000 उसमें से, चारों पॉजिटिव वैल्यूज में से 2,20,000 माइनस कर देंगे। ठीक, ठीक, 10456। तो आपका एनपीवी क्योंकि पॉजिटिव है, लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो निकली है आपकी, जो रिटर्न आपको मिला है फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ 8%, या डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो आपके निकले हैं, वो आपके टोटल करके उसमें से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, तो आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट में 10,456 का बेनिफिट हो। आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है या कैश बेनिफिट हो रहा है आपको 10,456 का। ये इस मेथड को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसमें आपको अपने कैश फ्लोज को, नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ता है पहले आज की डेट में कि उसकी वैल्यू कितनी है, और फिर हम फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज में से माइनस कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अगर वो पॉजिटिव आ रही है, 0 से ज्यादा है,